इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ डिज़ाइन चैलेंजेस ऑफ आईओटीज़ के बारे में। यानी कि यहाँ पर हम यह देखेंगे कि यदि हमको एक आईओटी सिस्टम डिज़ाइन करना है तो हमें हमारे पास कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं, उन चैलेंजेस से जुड़े हुए क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं और उन चैलेंजेस का रिजोल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला जो चैलेंज है, चैलेंज 1, वो रिलेटेड है आपके स्टेबिलिटी ऑफ नेटवर्क से। यानी कि नेटवर्क की स्टेबिलिटी किस तरीके से है, उस हिसाब से भी आपको आईओटी सिस्टम को डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो पहला इसमें जो चैलेंज आता है, जो इसके सब चैलेंजेस हैं, जो यहाँ पर डिटेलिंग है, उसमें यह है कि सपोज जो भी हम आईओटी प्रोडक्ट्स या फिर आईओटी सिस्टम जो हमने डेवलप किया है, मान लीजिए हम उसको किसी अनस्टेबल नेटवर्क पे हमको उसे डिप्लॉय करना है। अनस्टेबल नेटवर्क का मतलब ये हो सकता है, यहाँ पर मान लीजिए जो भी हमारा आईओटी प्रोडक्ट बना है उसे हमें किसी जीएसएम या फिर जीपीआरएस सिग्नल से जुड़े हुए नेटवर्क पे यदि आपको अप्लाई करना है, तो इस केस में क्या हो सकता है, जो जीएसएम का सिग्नल है कई बार पुअर होता है, कवरेज पुअर होता है, उतना अच्छा नहीं होता है, या फिर जो जीपीआरएस सिग्नल होता है उसका कवरेज भी पुअर होता है। ठीक है, तो इस तरीके के इन्वायरमेंट में यदि आप आईओटी प्रोडक्ट्स को डिप्लॉय करते हो तो क्या हो सकता है, कई सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। वो इश्यूज क्या हो सकते हैं, इश्यूज ऐसे हो सकते हैं कि आपको जो डेटा होगा प्रॉपरली नहीं मिलेगा। हो सकता है डेटा सेंड या रिसीव होते होते ही रास्ते में करप्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स होंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका लिंक स्पीड। यानी कि जिस कम्युनिकेशन लिंक पे यानी कि जिस नेटवर्क लिंक पे आपने आईओटी प्रोडक्ट्स को डिप्लॉय किया है उसकी स्पीड कैसी है, क्या उसकी स्पीड केबी में है, एमबी में है या जीबी पर सेकेंड में है। साथ ही साथ आपको लिंक की स्टेबिलिटी को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या वो लिंक लंबे समय तक अवेलेबल रहता है, क्या वो लिंक स्टेबल है, क्या वो लिंक बीच में ब्रोकन तो नहीं हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है आपका असिंक्रोनस कंडीशन। देखिए, असिंक्रोनस कंडीशन का मतलब ये होगा कि यदि सपोज नेटवर्क स्लो है या फिर प्रॉपर नहीं है, यानी कि इम्प्रॉपर है, तो उस केस में क्या होगा, जो डेटा होगा प्रॉपरली सिंक नहीं हो पाएगा। यानी कि क्या होगा, यदि आपके रिसीवर एंड पे कुछ डेटा रिसीव हुआ है तो हो सकता है सेंडर एंड से जो डेटा सेंड हुआ दोनों में कुछ डिफरेंस है, तो उस केस में आपको असिंक्रोनस कंडीशंस को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसका रिजोल्यूशन क्या है, यानी कि सॉल्यूशन क्या है। देखिए, अब इसका जो सॉल्यूशन है कुछ इस तरीके से है कि आप यहाँ पर कुछ बाउंड्री वैल्यू ट्यूनिंग कर सकते हैं। यानी कि आप रिसीवर और सेंडर्स के बीच में छोटे छोटे बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हैं जहाँ से डेटा सेंड या रिसीव होगा, और आप उन पर्टिकुलर बाउंड्रीज पे जाके ट्यूनिंग करेंगे या सिंकिंग करेंगे। नेक्स्ट जो रिजोल्यूशन है वो ये हो सकता है कि आप थोड़ा इन्हेंस्ड एल्गोरिथम यूज़ करें। जो भी आप एल्गोरिथम यहाँ पे लगा रहे हैं आप उसको हो सके तो इम्प्रूव करें ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स, वॉटएवर। नेक्स्ट जो रिजोल्यूशन है वो हो सकता है आपका डायनेमिक डिटेक्शन। यानी कि जो भी आप टेक्निक अप्लाई करें वो क्या हो, जितने भी एलिमेंट्स हो, नोड्स हो, उनको एक डायनेमिक वे में डिटेक्ट करें। यानी कि सपोज यदि एक पूरे प्रोसेस में आगे बढ़ने के बाद यदि कोई नोड छूट गया है तो उसको फिर से आपको डिटेक्ट करना है, रीडिटेक्ट करना है, तो इसको हम बोलते हैं आपका डायनेमिक डिटेक्शन। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है फॉर द डिज़ाइन ऑफ आईओटी वो है आपका पावर मैनेजमेंट। तो पावर मैनेजमेंट में हमारे पास जो चैलेंज है वो हमको यह देखना पड़ेगा कि जो भी ओवरऑल पावर कंजम्पशन होता है बाय द सेंसर नोड्स,
बाय द सेंसर नोड्स, जो कि जुड़े हुए होते हैं आईओटी से। तो यहाँ पर जो ओवरऑल पावर कंजम्पशन रहेगा वो कम से कम होना चाहिए, मिनिमल होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, मिनिमल होना चाहिए। साथ ही साथ इस केस में आपको पावर फ्लक्चुएशंस को भी कंसिडर करना है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं? यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं रिगार्डिंग द पावर मैनेजमेंट चैलेंज, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर कि हमारी जो पावर नीड है फॉर द प्रोसेसिंग एंड द स्टोरेशन इन द आईओटी डिवाइसेस और आईओटी सिस्टम्स। तो वहाँ पर आपको पावर नीड को कम से कम मिनिमम रखना है, कम से कम पावर में आपके सारे टास्क हो जाएं आईओटी से रिलेटेड। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो यहाँ पर ये है कि आपको जो पावर बैकअप रखना है यहाँ पर हायर पावर बैकअप रखना है, ठीक है। इन द केस पावर फेलियर हो गया, पावर कट हो गया, तो सारी चीज़ों के लिए आपके पास बैकअप रहना चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है पावर फ्लक्चुएशन से रिलेटेड। हो सकता है कि जो पावर सप्लाई हो रही हो वो कभी हाई हो जा रही, कभी लो, काफ़ी मीडियम, काफ़ी ज़्यादा लो, काफ़ी ज़्यादा हाई। तो इस केस में फ्लक्चुएशन में जो डेटा करप्ट होने की भी पॉसिबिलिटी रहती है। तो इन सारी चीज़ों को आपको मैनेज करते हुए, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको एक आईओटी डिवाइसेस या आईओटी सिस्टम को डिज़ाइन करना है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका पावर फेलियर रिकवरी। इन द केस यदि पावर फेलियर हो जाता है तो आप पर्टिकुलर डेटा को या पर्टिकुलर पावर को उसके प्रीवियस स्टेट में किस तरीके से रिकवर करेंगे, ये कहलाता है आपका पावर फेलियर रिकवरी से। तो यहाँ पर रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन ये है इसका कि हमें कंपोनेंट वाइज, है ना, कंपोनेंट सिलेक्शन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। जो कंपोनेंट जो है पावर कम लेगा उसको आप पहले प्रोसेस करें, और जो कंपोनेंट पावर ज़्यादा लेगा आप उसको बाद में प्रोसेस करें। तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से यहाँ पर कंपोनेंट सिलेक्शन कर सकते हैं, नो डाउट। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है, डिज़ाइन चैलेंज, वो है आपका नेटवर्क फेल ओवर एंड मेमोरी मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो चैलेंज है, इस चैलेंज में हमें यह देखना होगा कि नेटवर्क फेल ओवर हो रहा है। यदि नेटवर्क पूरा का पूरा फेल हो जा रहा है, नेटवर्क पूरा पूरा डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, तो उस केस में हम डेटा को कैसे प्रोसेस करेंगे। साथ ही साथ यदि हमारे पास कुछ ऐसा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो कि इंटरनली नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस नॉन वोलेटाइल मेमोरी में आपको कुछ इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल डेटा को क्या कर लेना है, स्टोर कर लेना है। तो यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज है। अब इसमें फैक्टर्स क्या क्या हैं? देखिए, इसमें यदि हम फैक्टर्स की बात करें वो है आपका नेटवर्क आउटेज का मतलब ये हो सकता है कि सपोज नेटवर्क में बहुत ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हो गए हैं, तो उस केस में किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाएगा। इसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि नेटवर्क से जुड़े हुए जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, उनको आपको क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है। यानी कि उनका जो स्टोरेज कैपेसिटी है या फिर उनकी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है उसके अंतर्गत ही सारे प्रोसेसेस हों। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे हो सकता है वो हो सकता है कॉस्ट इम्प्लीकेशन। हो सकता है कि आपने जो नेटवर्क बनाया है उसमें कॉस्टिंग ज़्यादा हो रही, तो आपको उसको कॉस्ट को कैसे कम करना है, ये चीज़ें आपको देखना है। तो इसका रिजोल्यूशन क्या होगा? इसकी रिजोल्यूशन में ये हो सकता है कि हम एक सेकेंडरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं ऑफ द मेमोरी, जिससे इन द केस फेल ओवर हो गया नेटवर्क का, तो हमारे पास कुछ ना कुछ बैकअप रहे जिससे हम नेटवर्क को दोबारा रिक्रिएट कर सकें। साथ ही साथ हमें नॉर गेट स्ट्रक्चर के जगह पे आप नैंड गेट स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास एक और रिजोल्यूशन ये है कि हमको राइट मेमोरी यानी कि सही मेमोरी और सही डेटा स्ट्रक्चर को हमको यूज़ करना है, जिससे कि हम नेटवर्क फेल ओवर और मेमोरी मैनेजमेंट को रिकवर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो है ओएस ऑप्टिमाइजेशन और ट्यूनिंग से रिलेटेड है।
तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा, जो चैलेंज एक्चुअली ये है कि IoT डिवाइसेस जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो रही हैं, IoT डिवाइसेस जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो रहे हैं उसको हमें ऑप्टिमाइज़ करना है, यानी कि उसका जो भी मेमोरी यूसेज है, जो भी प्रोसेस यूसेज है, उसको कम से कम ऐसा रखना है कि सारे प्रोसेसेस या फिर सारे मेमोरी कंपोनेंट अच्छे ढंग से वर्क कर सकें। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, जो भी जनरली IoT डिवाइसेस है, मान लीजिए हम इसको IoT डिवाइसेस को रन कर रहे हैं आपके लाइनेक्स OS पे, ठीक है, तो इस केस में हमको लाइनेक्स OS को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये हो सकता है कि ओपन सोर्स यूसेज, यानी कि हमको यहाँ पर यह देखना होगा कि हम किस तरीके के सिस्टम्स पे IoT डिवाइसेस या फिर IoT सिस्टम को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्या वो ओपन सोर्स है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो है आपका अनसपोर्टेड पेरिफेरल्स। क्या होते हैं, कुछ डिवाइसेस या फिर मेमोरी डिवाइसेस हो गए, हार्डवेयर्स हो गए, एक समय के बाद अनसपोर्टेड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि हमें उन पर इम्प्लीमेंट करना है तो किस तरीके से हम उन पर इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से उनमें इंटरफेसेस कनेक्शन करेंगे, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका साइज रिक्वायरमेंट। कई बार क्या होता है, बहुत सारे IoT डिवाइसेस साइज में बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं या बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, तो उस केस में आपको ये भी मैनेज करना है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अच्छे ढंग से कनेक्ट हो सकें एज पर द साइज। नेक्स्ट जो फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है आपका परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। तो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट में हमको यह देखना है कि जो भी हमने यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो किया है उसका बूट टाइम क्या है, क्या वो फास्ट बूट हो रहा है या फिर स्लो बूट हो रहा है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ IoT डिवाइसेस और IoT सिस्टम्स, वहाँ पर जो हमारा बूट टाइम हो वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर रिजोल्यूशन क्या है, रिजोल्यूशन या फिर सॉल्यूशंस ये बोलता है कि हम यहाँ पर कुछ कस्टम डिवाइस ड्राइवर्स को यूज़ कर सकते हैं, कुछ कस्टम डिवाइस ड्राइवर्स को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ओपन सोर्स साइज रिडक्शन टेक्निक्स पे वर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ट्यूनिंग कर सकते हैं, लगातार कर्नल सबसिस्टम्स का हम क्या कर सकते हैं, लगातार ट्यूनिंग कर सकते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है, चैलेंज नंबर 5, वो रिलेटेड है आपके नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट से, ये रिलेटेड है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, जो चैलेंज है, यह जो चैलेंज आता है जनरली आपका आता है डिज़ाइन फेज के समय। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का जो भी चैलेंज आता है जनरली आता है आपका डिज़ाइन फेज के समय ज़्यादातर आता है। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। प्रोडक्ट केसिंग, आप प्रोडक्ट को इंटरनली या फिर आउटर कवर किस तरीके से रख रहे हैं, क्या उस प्रोडक्ट की जो केसिंग है इतनी स्ट्रांग है कि किसी भी तरीके का वो डैमेज झेल पाए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो रिलेटेड है आपका रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मतलब ये है कि जो भी रेगुलेटरी बॉडी किसी भी पर्टिकुलर IoT डिवाइसेस या सिस्टम को अप्रूव करेगी, उसके क्या क्या रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिवाइसेस या फिर IoT सिस्टम्स को डेवलप करना है। तो इसका रिजोल्यूशन क्या है, देखिए इसका रिजोल्यूशन ये है, सॉल्यूशन ये है कि जितने भी इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड हैं आप उन्हें अच्छे ढंग से स्टडी करें पहले, डिवाइस को डेवलप करने से पहले या IoT डिवाइसेस या सिस्टम्स को डेवलप करने या बनाने से पहले जितने भी इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड है आप उन्हें अच्छे ढंग से स्टडी करें, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने IoT डिवाइसेस या सिस्टम्स को डिज़ाइन करें। नेक्स्ट जो रिजोल्यूशन हो सकता है वो हो सकता है गुड शील्डिंग, आप अच्छे ढंग का शील्डिंग मटेरियल यूज़ करें आपके IoT डिवाइसेस या फिर सिस्टम्स के लिए। साथ ही साथ जो भी आप कंपोनेंट सेलेक्शंस कर रहे हैं, जो भी आप स्टैंडर्ड्स यूज़ कर रहे हैं और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आपको यूज़ करना है विद द कंपाइलेंस ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।